बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। सुप्रीम कोर्ट से मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। एक तो आज मखसूस नशिस्तों वाले केस में अदम एतमाद का इजहार किया गया, लेकिन लगता है एक तो ये बेंच टूट जाएगा, दूसरी जानिब क्या बड़ी गलती की है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील ने, क्या करना चाहिए था? क्योंकि मैंने आपकी वीडियो देखी तो उसमें मुझे तो यही लगा कि इसमें कसूर सारा इस केस में अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील का। बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। देखिए, गलतियां दोनों साइड से हुई हैं। एक तो बेंच की जानिब से तो आज कैटेगोरिकली एक तरह से ये कह दिया गया कि भाई हम नहीं सुनना। हाँ, अब इसमें से ये हो सकता है कि अगर कुछ जजेस पर एतराज़ किया जाए, जैसे 5 जजेस को जो अक्सरियती फैसला देने वाले हैं उनको बेंच में शामिल नहीं किया गया और उनकी जगह नए जज डाल दिए गए। अब अगर उन जजेस के ऊपर कहा जाए कि ये फैसले का जो भी इस केस का फैसला आएगा उसके ऊपर सवालात उठेंगे, लोग कहेंगे कि अक्सरियती जजेस फैसला देने वाले जज सुप्रीम कोर्ट में ही मौजूद थे, उनको बेंच में शामिल नहीं किया गया, उनकी जगह मनपसंद जजेस को शामिल कर दिया गया। अब आप देखें कि जुमा के रोज़ जो दरख्वास्त सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से आई थी, अच्छा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से भी आज हमने पता किया तो तकरीबन कोई 10-12 के करीब मुख्तलिफ दरख्वास्तें दायर की गई हैं। इनमें फैसल सिद्दीकी साहब भी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील हैं, जबकि हामिद खान साहब भी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील हैं। अच्छा। तो मुख्तलिफ दरख्वास्तें हैं और उन दरख्वास्तों में हमने जो जुमा के रोज़ वीडियो की थी उसमें हमने बताया था कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से तबाहकुन किस्म की, यानी शायद ये फैसला कर लिया गया है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से भी कि अब चूँकि उनको बताया जा चुका है कि मखसूस नशिस्तें आपको नहीं मिलेंगी, उसके बाद शायद उन्होंने ये फैसला किया कि अब हमें भी टकराना चाहिए। ये मसालियती या ये आजिज़ाना या बड़े ही हाथ बांधने वाला काम। हाँ, हाथ बांधने वाला काम जो है ना वो अब नहीं हो सकता। तो अब ये डू और डाई वाली सिचुएशन है, तो इसलिए अब हमें जो कुछ हमारे पास लफ्जी असला बारूद है वो हमें सारा इस्तेमाल करना चाहिए। सही। वो दरख्वास्त में जिस तरीके से नुकात उठाए गए, जजेस की बेंच में शमूलियत, और फिर हमने कहा था कि 26वीं आईनी तरमीम, फिर जुडिशल कमीशन, उसके तहत आईनी बेंच की तश्कील और आईनी बेंच में भी फिर जजेस को शामिल करना, ये सारा एक पूरा डिज़ाइन उसके अंदर एक्सपोज किया गया और इस डिज़ाइन को घिनौना इकदाम कहा गया। तो अब देखें कि आपके करीब माशाल्लाह से कव्वे भी आकर बैठे और उन्होंने भी अपना आप भी हैं, कव्वे भी हैं, उन्होंने एक साइड पे ही हैं। हाँ, उन्होंने अपना विलाग शुरू किया। तो हमने उसमें बताया कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने दर हकीकत एक पूरा घिनौना डिज़ाइन का उसको उन्होंने नाम दिया जो उन्होंने उस दरख्वास्त में एक्सपोज करने की कोशिश की है। और यही वजह है आज हैरानी की बात क्या हुई। हैरानी की बात ये हुई करामत मुगल साहब की जब केस की समाअत शुरू हुई ना, तो हामिद खान साहब रोस्ट्रम पर आए। उन्होंने कहा कि हमने दरखास्तें दायर की हैं लेकिन अभी तक उनको नंबर नहीं लगा। तो जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि आप इस हवाले से अपने AOR से या रजिस्ट्रार ऑफिस से चेक कर लें, तो हमारे पास जब सामने चीज़ें आएंगी तो हम उसको फिर देख लेंगे। उसके बाद उनको रोस्ट्रम से हटा दिया गया, वो बैठ गए और साथ ही उन्होंने अपने जो उनके असिस्टेंट हैं मुंशी, उनको उन्होंने कहा कि आप चेक करें। इस दौरान फैसल सिद्दीकी साहब आ गए। अब फैसल सिद्दीकी साहब जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के ही वकील हैं, लेकिन आज इस केस की समाअत के दौरान मैं समझता हूँ कि फैसल सिद्दीकी साहब ने कुछ गलतियाँ की हैं। गलतियाँ इस सेंस में की हैं कि फैसल सिद्दीकी साहब को इस मामले में जाना ही नहीं चाहिए था कि केस जो है वो 13 रुकनी बेंच हर सूरत होना चाहिए। मिसाल के तौर पे 2 जजेस पहले ही अपना इख्तलाफी नोट दे चुके हैं, लेकिन वो अपलोड नहीं हुआ था। देखिए, अपलोड नहीं हुआ था बिल्कुल, लेकिन उसमें भी बाद में पता चला, जो एक पॉलिसी सामने आई थी कि जो बेंच का सरबराह होगा उसकी इजाज़त और मर्जी के बगैर कोई इख्तलाफी नोट भी जारी नहीं किया जाएगा। इतनी जमहूरियत खत्म हुई है? नहीं, उसमें जो हमें पता चला यहाँ पे चेक किया वो ये था कि बाज़ औक़ात ये होता है कि जो अक्सरियती फैसला है वो जारी नहीं होता और जजेस अपना इख्तलाफी नोट पहले लिख देते हैं। जैसे मखसूस नशिस्तों वाले केस में ही जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस नईम अफगान साहब ने किया। अब मखसूस नशिस्तों का तफसीली फैसला आ रहा है तकरीबन कोई 23-24 अक्टूबर को, लेकिन आपका जो ये था इख्तलाफी नोट थे दोनों जज साहबान के, वो 3 अगस्त को उन्होंने जारी कर दिया था। और 3 अगस्त को जारी करने का फ़ायदा फिर हुकूमत ने ये उठाया कि फौरी तौर पर उन्होंने जो इलेक्शन एक्ट था उसमें तरमीम की और तरमीम के ज़रिए मखसूस नशिस्तें PTI को या उनके जो दीगर लोग हैं उनमें बांटने से के खिलाफ उन्होंने कानून साजी कर दी। तो शायद याही अफरीदी साहब के जहन में ये वाला एक नुक्ता था, लेकिन अब जब जस्टिस आयशा मलिक साहब इस पर कर चुकी, जस्टिस अकील अब्बासी साहब कर चुके, तो फिर उसके बाद मेरे ख्याल में फैसल सिद्दीकी साहब को अगर टू दी पॉइंट जाना चाहिए था तो वो सिर्फ इस एक नुक्ते पर जाते और वो ये होना चाहिए था कि भाई वो जज जिन्होंने अक्सरियती फैसला दिया, अब चूँकि ये नज़रसानी है, नज़रसानी में जिन जजेस को शामिल किया गया है ये अपनी एक इंडिपेंडेंट राय रखते हैं। इंडिपेंडेंट राय रखने से हमें ये नुकसान होगा
कि ये लोग अगर अपनी राय चेंज भी करते हैं तो हमारे खिलाफ फैसला आ जाएगा। मखसूस नशिस्तों का जो मरकजी केस है उसके अंदर यह हुआ कि उसमें 8 जज अपना अक्सरियती फैसला दे चुके हैं। अब अगर दीगर उनकी जगह वो फर्ज करें कि उन 8 में से 3-4 जज अपना फैसला तब्दील कर देते हैं तो उनको वजूहात लिखनी पड़ेगी। लेकिन ये जो नए जज शामिल हुए हैं बेंच में, इनको वजूहात भी नहीं लिखनी पड़ेंगी। अच्छा, कि हमने अपना फैसला क्यों तब्दील किया, ये अक्सरियती फैसले के साथ भी जा सकते हैं। तो ये एक इशू बनता है यहाँ पर, और ये अहम नुक्ता यही था जो फैसल सिद्दीकी साहब को उठाना चाहिए था। और साथ ये भी कहना चाहिए था कि भाई वो 5 जज रिटायर भी नहीं हुए, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी मौजूद है। जस्टिस अमीनुद्दीन इस वक्त आईनी बेंच के भी सरबराह हैं। इसके अलावा उस 3 रुकनी आईनी बेंच की कमेटी के भी ये सरबराह हैं, जिसके तहत ये बेंच तश्कील दिए जाते हैं। जज इधर आते हैं, जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब, तो फिर तो वो सीनियर इस बेंच में हो जाते हैं। असल इशू मफादात का है। जस्टिस सीनियर है ना, वो बेंच की सरबराही में वो आ जाते हैं, फिर क्या होता है? देखिए, मैं यही कह रहा हूँ कि ये मफादात का टकराव है। अच्छा। जस्टिस अमीनुद्दीन साहब को असूली तौर पर देखे, जब कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता है तो फिर आपकी साख के ऊपर उंगलियां उठती हैं। लेकिन मामला ये है कि जहां अब जजेस को भी शायद अपनी साख की जरूरत नहीं है, उनको फिक्र ही नहीं है कि यार अवाम हमारे बारे में क्या सोचती है। और तबाहकुन किस्म के जैसे मखसूस ये फौजी अदालतों वाला फैसला दिया करोड़ों लोगों को। अब देखिए 24 करोड़ से जायद लोग, जितनी पाकिस्तान की आबादी है, आपने उन सब लोगों को फौजी अदालतों के सामने आपने हाथ पांव बांध के, मुल्क में आइन और अदालती निज़ाम ऑलरेडी मौजूद है। दूसरी जानब जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब की तरफ से एक रिमार्क दिया गया कि क्यों ना सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस पर मुश्तमिल बेंच तश्कील दे दिया जाए। लेकिन जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब इससे पहले भी 2 बार जुडिशल कमीशन इजलास में भी ये तजवीज़ दे चुके हैं, और दोनों बार उनकी ये तजवीज़ रद्द कर दी गई। जो आप बात कर रहे हैं ना कि अगर जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर आ जाए तो फिर जस्टिस अमीनुद्दीन साहब की बादशाही खतरे में पड़ जाएगी। वही ना, फिर बेंच की सरबराही उनके पास चली जाएगी, क्योंकि जो सीनियर मोस्ट होगा वो आपने आइन के अंदर लिख दिया 26वीं आईनी तरमीम में कि जो भी आईनी बेंच के अंदर सीनियर 3 जज होगा वो ऑटोमेटिकली उसका सरबराह बन वो है। 26वीं आईनी तरमीम के पीछे वो सारे कहते हैं इनकी वजह से इनको हटाने की। जस्टिस मंसूर अली शाह का बहुत बार ये मसला भी बन चुका है, वो खत भी लिख चुके हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर भी खत लिख चुके हैं कि पहले 26वीं आईनी तरमीम को तय किया जाए और उसके आईनी और कानूनी हैसियत जांचने के बाद ये सारे मुकदमात लगाए जाएं। तो ये बड़ा वैलिड ये नुक्ता था। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि फैसल सिद्दीकी साहब को भी टू दी पॉइंट जाना चाहिए था। कहते हैं कि भाई 5 जज वो सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है, उनको बेंच में शामिल करें, मसला हल हो जाएगा। लेकिन अगर हरबा तो नहीं इस्तेमाल करें, क्योंकि अक्सर जो वकील हैं उनको ज्यादा पैसे इस वजह से मिलते हैं केस को लटकाते जाए। मैं यही कह रहा हूँ कि मैं ये एक वाहिद नुक्ता ये नजर आ रहा है कि शायद केस को लटकाने के लिए, देखिए मैं ये नहीं कहता, वो तो अदालत ने कल कह दिया है ना उनको कि आप 11:30 बजे समाअत है तो आपने 1 घंटे के अंदर अंदर अपने 45 मिनट के अंदर आपने दलाइल देने। अगर आप नहीं देंगे तो जितना टाइम आप कहेंगे उसके बाद आपको आपके दलाइल नहीं सुने जाएंगे। तो इसलिए फैसल सिद्दीकी साहब, अब इसमें ये तो नहीं हो सकता कि वो महीना 2 महीने ये इसके ऊपर ताखीर करते रहे, ताखीर तो हो नहीं सकती। लेकिन सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है, अगर ख्वाजा हारिस होते तो शायद कर भी देते। ख्वाजा हारिस को अलग एक प्रिविलेज मिलती है आईनी बेंच से, और मिली भी है मखसूस वो फौजी अदालतों वाले केस में। लेकिन यहाँ मामला कुछ और था, और मामला सादा सवाल होना चाहिए था कि भाई जब 5 जज सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं तो बेंच में शामिल क्यों नहीं है सवाल। और उसमें अगर जस्टिस अमीनुद्दीन कहते, जस्टिस जमाल मंदोखेल होते, ये जस्टिस मोहम्मद अली मजहर होते, कहते जी हमने आईनी बेंच के सारे जजेस को इसमें ओ भाई आप लिखे ना जुडिशल कमीशन को। जस्टिस अमीनुद्दीन साहब के बारे में हमें पता चला कि भाई जो भी जज जुडिशल कमीशन के जरिए आईनी बेंच में शामिल किया जाता है, फरमाइश जस्टिस अमीनुद्दीन साहब की जानिब से आती है, मुझे फलां जज दे दे, मुझे फलां जज दे दे, जो फलां जज भी दे दे। हाँ, जो जूनियर उनसे जूनियर हो, उनसे सीनियर एक आएगा तो वो बेंच की सरबराही से हट जाएंगे। तो इसलिए जस्टिस अमीनुद्दीन साहब के अपने मफादात हैं और ये मफादात का टकराव है, और इसी वजह से लोग जो है जज एक्सपोज हो रहे हैं। उनके असल अंदर का जो उनका एक उनका जो बातिन है वो खुलकर सामने आ रहा है। इतना जरूरी है इस केस में उस चीज को एड्रेस करना कि इस पर इम्प्लीमेंटेशन तो हुई नहीं। देखें, ये सवाल जस्टिस अकील अब्बासी साहब ने भी उठाया, जस्टिस आयशा मलिक ने उठाया कि जब आपने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद ही नहीं किया तो फिर नजरसानी किस बात का? किस बात की भाई? नजरसानी तो आप तब मांगे ना, तो आप कहें कि हमने ये इम्प्लीमेंट कर दी है और अब इसके ऊपर नजरसानी करें। तो जब आपने इम्प्लीमेंट ही नहीं किया तो फिर आप रिव्यू किस बात का मांग रहे हैं? फिर सबसे अहम सवाल जस्टिस हाशिम काकड़ साहब ने किया। उन्होंने इलेक्शन कमीशन के वकील सिकंदर बशीर महमद साहब से ये पूछा कि इस बात की क्या गारंटी है
कि आप जो है वो हम अगर हमारा ये जो मौजूदा बेंच है ये कोई फैसला दे और आप उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे, क्योंकि आप तो पहले ही सुप्रीम कोर्ट की फुल कोर्ट के ऊपर फैसला नहीं कर सके। ये तो आईनी बेंच है, ये तो फुल कोर्ट भी नहीं कहलाती, ये तो लार्जर बेंच है जिसको आप लार्जर बेंच का नाम देंगे। फुल कोर्ट इज फुल कोर्ट। अब उसके अंदर जितने भी दस्तयाब जजेस थे उस वक्त उन सबको शामिल किया गया था। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि बजाय चीजों को घुमाने फिराने के टू दी पॉइंट जो है, उस दिन जुमे के रोज जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने दरखास्त दायर की थी वो सिर्फ टू दी पॉइंट थी। उन्होंने कहा कि भैया दरखास्त बहुत अच्छी थी, हमने पूरी डिटेल बताई थी, और मैंने इसलिए कहा था कि उसके अंदर जबान भी बहुत ज्यादा सख्त इस्तेमाल की। अब जबान सख्त इस्तेमाल की गई। आज फैसल सिद्दीकी साहब जो सारे इस केस में मामला कहते रहोगा जी, जस्टिस आयशा मलिक को शामिल करे, जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस अकील अब्बासी साहब को शामिल करे। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने पूछा कि अगर वो दोबारा बेंच से अलग हो गए तो क्या होगा, तो उन्होंने कहा कि फिर उनकी जगह दो और जज आ जाएंगे। तो ये मेरे ख्याल में गैर जरूरी चीजें थी जिसमें फैसल सिद्दीकी साहब उलझे रहे हैं। उसकी बजाय अगर आप ये कहते कि बेंच 13 रुकनी होना चाहिए, लेकिन इस पूरे अमल के दौरान सबसे अहम तरीन नुकता ये है कि आथर जज होना चाहिए और उनके साथ दीगर जजेस होने चाहिए, क्योंकि अगर वो जज अपना फैसला फर्ज करेंगे, वो तब्दील कर जाए तो कहते हैं जी कि ठीक है हमारा पिछला फैसला गलत है, जज अपनी राय तब्दील करते हैं। उनके सामने कुछ ऐसे रख दिए जाते हैं, कन्विंस हो जाते हैं। वो कहते हैं ठीक है आपकी बात ठीक है, हम ये फैसला अपना चेंज करते हैं। तो फिर उनको वजूहात देना पड़ती। अब जो आपने नए जज शामिल किए उनको वजूहात भी नहीं देनी और उनकी एक अपनी आजादाना राय, वो पिछले फैसले के साथ उनके ऊपर वो बाइंडिंग भी नहीं है। तो इसलिए मैं ये, और काजी फायज ईसा के दौर में जब उनके खिलाफ सदारती रेफरेंस नजरसानी केस चल रहा था तो गलबन नवंबर या दिसंबर के महीने में जस्टिस फैसल अरब साहब रिटायर हो गए। उनकी रिटायरमेंट के बाद जस्टिस अमीनुद्दीन साहब, ये अमीनुद्दीन साहब बेंच का हिस्सा बने। नजरसानी केस में इन्होंने फैसल अरब साहब से मुख्तलिफ राय दे दी, कोई वजह आज तक नहीं लिखी। तो जो फैसल अरब साहब ने पहले मामला FBR को भेजने की बात की थी, अब अगर वो होते, हाँ वो खत्म हो गया, अगर वो होते वो अपना फैसला तब्दील करते तो वो उसकी वजह लिखते। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि ये जो जज है, मैं ये नहीं कहता कि ये इनका कोई किरदार ठीक नहीं है या ये आज़ादाना फैसला नहीं करेंगे, लेकिन इंसाफ के तकाज़ों को, शफाफियत को मद्देनजर रखते हुए ये सारी चीजें होनी चाहिए। और PTI को, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को इस बात पर सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करना चाहिए। अगर बेंच की तश्कील के हवाले से इनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं किए जाते तो वन एंड ओनली ऑप्शन ये है कि आप इस अदालती कार्रवाई का बायकॉट कर दें। कोई जरूरत नहीं है फिर इस बेंच के सामने किसी जज की इज्जत वकार तकरीम के ऊपर कोई दो राय नहीं है, लेकिन जब आपको वो बुनियादी आपके तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं हो रहे तो फिर आपको इंसाफ मिलने की उम्मीद भी नहीं होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि ये केस जिस हफ्ते मुकर्रर हुआ था उससे एक हफ्ता पहले एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से PTI को पैगाम पहुंचाया जाता है कि हम आपको मखसूस नशिस्तें नहीं देंगे, और उसके अगले हफ्ते कह रहे हैं कि अगले हफ्ते फैसला। तो इधर चैलेंज हो रहा है, बेंच चैलेंज हो रहा है, 3 दरखास्तें आ रही हैं, वो तीनों मुस्तरद भी हो रही है। और अभी नजर आ रहा है, क्योंकि देखें काजी फायज ईसा के दौर से हम ये चीज नोट कर रहे हैं कि जब जज ये कह देना जी अच्छा जी आपके दलाइल कब होने, अच्छा आपने जैसे दलाइल देना दे, फैसला तो हमने करना है। हाँ। तो जब जज इस तरह की ऑब्जर्वेशन दे देना तो इसका मतलब ये है कि वो फैसला पहले से करके बैठा है। आप फजूल की एक तरह से बक बक कर रहे हैं, वो जिस वक्त आपकी ये फजूल बातें खत्म होंगी उन्होंने फौरन अपना फैसला अनाउंस कर देना। तो जहां चीजें ऑलरेडी डिसाइडेड नजर आ रही हो वहां पर मेरे ख्याल में गंद के अंदर आपको हाथ नहीं डालना चाहिए। आप पीछे हट जाए, जज साहबान को कहें आप बहुत काबिल एहतराम है, बहुत इज्जत वाले हैं हमारी सर आंखों पर, लेकिन सर हमें जो इंसाफ की उम्मीद होनी चाहिए थी वो हमें मिल उससे फर्क क्या पड़ेगा? बाइकाट के फर्क क्या पड़ेगा? ये अदालतें तो उसी तरह चलेंगी। PTI छीना गया, मैं बताता हूँ, लेवल प्लेइंग फील्ड वाले में इतराज हुआ, मैं बताता हूँ, इमरान खान ने अपने सारे मुकदमात में किया, मैं बताता हूँ। बल्ले का इंतखाबी निशान फला फैसला आया, बल्ला छीन लिया गया। उसके बाद गालबन पीर का उससे, क्योंकि हफ्ते को ये फैसला आया था शायद, और पीर के रोज जनाब आपके जो सरदार लतीफ कोसा साहब है लेवल प्लेइंग फील्ड वाले केस में काजी साहब के सामने पेश हुए और उन्होंने कहा काजी साहब आपने हमसे बल्ले का इंतखाबी निशान छीन लिया है, अब हमें आपसे इंसाफ की कोई उम्मीद नहीं है, लेवल प्लेइंग फील्ड वाली दरखास्त हम वापस ले रहे हैं। उसके बाद काजी फायज ईसा के पल्ले क्या रहा? आज पूरी दुनिया में मुंह छुपाता फिरता है, जहां उसको पाकिस्तानी देखते हैं जो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं वो यहाँ वीडियो में बयान नहीं करता। तो आपकी इज्जत क्या रही? आपने सारी जिंदगी तो यहाँ नहीं बैठना। बड़े बड़े दुनिया में बादशाह है, जहां तक के कई नस्ल दर नस्ल चलने वाले फिरौन के दौर भी खत्म हो गए, उनकी बादशाहत भी रुल गई। आज
हड्डियों के ढांचे बने पड़े हैं। तो यार आपने सारी जिंदगी इस अदालत में बैठना है, आपने सारी जिंदगी आईनी बेंच की सरबराही करनी है, अगले सांस का ना आपको पता, ना मुझे पता, ना किसी दूसरे शख्स को पता है। तो कम अज कम जिस मनसब पे बैठे हैं उसमें तो इंसाफ करें। आपके पीछे कुरान मजीद की आयत लिखी हुई है कि आप लोगों में हक और इंसाफ पर मबनी फैसले करेंगे। तो सवाल यह है कि क्या आप इंसाफ पर मबनी फैसले कर रहे हैं? भाई जब आप एक फरीक के तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं कर रहे और यकतरफा चीजें लेके चल रहे हैं तो फिर उसके बाद पीछे ऑप्शन कोई नहीं है। हाँ, जब पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात इस आईनी बेंच पर तहफ़्फ़ुज़ात कर देगी, कहेगी कि हमें आपसे फैसले की उम्मीद नहीं है, हमें इंसाफ की उम्मीद नहीं है, तो फिर उसके बाद ये बैठ कर जो मर्जी करे, फिर इनकी कोई साख नहीं, कोई देखिए उनको तो पहले ही बता दिया गया ना कि हम आपसे मखसूस नशिस्तें छीन लेंगे, हम आपको मखसूस नशिस्तें नहीं देंगे। जब एक सियासी जमात को कैटेगोरिकली बता दिया गया हम आपको मखसूस नशिस्तें नहीं देंगे, फिर उसके पास पीछे ऑप्शन क्या वो हाथ बांध के ऐसे खड़ी रहे कि हमसे सीटें छीन रहे और हम तो ये जो फैसल सदीकी साहब ने अब पांव पर कुल्हाड़ी मारी है, इसका नुकसान सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल या पीटीआई को कितना बड़ा होगा? देखिए नुकसान इस सेंस में है कि आज इनका सारा जोर ये रहा है कि जी जजेस की तादाद 13 होनी चाहिए। फर्ज करें कि अब कल को अदालत ये कह देती है जी ठीक है हम 13 जज ही कर देते हैं, उसके बाद आप कहेंगे अच्छा आप जस्टिस मंसूर अली शाह को भी इसमें शामिल करें। वो कहेंगे कल आप कह रहे थे कि 13 जज होने चाहिए, वो हमने आपकी जरूरत पूरी कर दी है, तो अब जस्टिस मंसूर अली शाह कहाँ से आ गए? तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपका 1 पॉइंट एतराज होना चाहिए था, और वो ये कि वो 5 जज जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में है, जो अक्सरियती फैसला देने वाले हैं, जिनमें आतर जज भी शामिल है, जिन्होंने फैसला लिखा, आप उनको बाहर कैसे कर सकते हैं? या तो आप ये कहेंगे वो 5 जज रिटायर हो गए, दैट्स इट, हम मान लेते हैं कि ये हुआ है। बाकी अगर आप ये कहें जी कि हम पूरा आईनी बेंच बैठे हुए हैं, तो ये वैलिड नहीं है। जस्टिस अमीनुद्दीन चाहे या 3 रुकनी कमेटी चाहे जजेस के नाम जुडिशल कमीशन को भेजे और उन्होंने कहें जी 1 हफ्ते के अंदर अंदर हमें ये नाम जुडिशल आईनी बेंच में शामिल करके दें ताकि हम इस केस की समाअत जो है वो आगे जारी रख सके। सर 1 हफ्ता भी नहीं, अगले दिन जुडिशल कमीशन का इजलास, भाई सारे इस्लामाबाद से ही आने हैं ना, सुप्रीम कोर्ट है, कहीं सूबों से तो आने नहीं है। ये 1.5 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर भी नहीं है, ये काजी साहब पैदल आ जाते थे। तो इसलिए चीजें हो सकती हैं। और सबसे अहम चीज, अब जो हमने शुरू में बात की ना कि हामिद खान साहब आए और हामिद खान साहब की उन्होंने कहा कि आप रजिस्ट्रार ऑफिस से पता करें। अब हामिद खान साहब ने जब बाद में फैसल सिद्दीकी साहब को हटाया, हामिद खान साहब उन्होंने कहा मैंने रजिस्ट्रार ऑफिस से पता किया, वो कह रहे हैं आपकी दरखास्त के अंदर कुछ स्लगिश एंड स्कैंडलस किस्म की ऑब्जर्वेशन और उसके अंदर बयानात है, स्टेटमेंट्स है, जिसकी वजह से आपकी दरखास्त पर एतराज़ात है और वो समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो सकती, वो दरखास्त मुस्तरद कर दी गई है। उस पर हामिद खान साहब ने बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन से कहा कि अगर कोई एतराज़ है भी सही तो उनको कह दें कि आपके सामने लगा दे, आप उसके ऊपर जो फैसला करेंगे हमें मंजूर है। तो उन्होंने कहा नहीं हम तो ऐसे नहीं कर सकते, ये ऑफिस का काम है, ऑफिस देखेगा। इससे पहले होता रहा है, इसी अदालत में एतराज़ात के साथ दरखास्तें लगती रही हैं। यार अभी ये जो आम इंतखाबात में धांधली वाली दरखास्तें, वो एतराज़ात कमरे अदालत में इसी अमीनुद्दीन साहब ने खत्म की हैं। यहाँ पर बैठ के कहते हैं नहीं वो पहले एतराज़ात रद्द होंगे। फिर साथ जस्टिस जमाल बंदोखेल साहब ने तो बाकायदा धमकी दे दी। उन्होंने कहा हामिद खान साहब अगर आपकी दरखास्त के अंदर इस तरह के अल्फाज हुए, स्कैंडलस जबान हुई, तज़हीक अमेज, तौहीन अमेज, तो फिर उसकी सजा क्या होगी? तो ये देखो भाई सजा यहाँ पर जजेस के सामने क्या क्या बदतमीजी नहीं की गई। यही इलेक्शन कमीशन का जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस मुनीब अख्तर, इनके साथ क्या बदतमीजी नहीं की गई। यही इलेक्शन कमीशन के वकील थे ना, इलेक्शन कमीशन का वकील था, काजी फायज जैसा चीफ जस्टिस था, फुल कोर्ट थी, यही बेंच था। वो सारी रिकॉर्डिंग्स इंटरनेट पर मौजूद है, यूट्यूब के चैनल के ऊपर, जो सुप्रीम कोर्ट। तो इसलिए जो दरखास्त हामिद खान साहब की, वही दरखास्त जो हमने जुमे को रोज रिपोर्ट की थी, वो दरखास्तें समाअत के लिए सर मुकर्रर नहीं है, वो मुस्तरद कर दी गई हैं। और उसमें अब वो कह रहे हैं जी ठीक है अगर आपके एतराज़ात लगते हैं आप दरखास्त के खिलाफ अपील फाइल कर दे तो वो हम बाद में देख लेंगे। तो कितना असर पड़ रहा है? क्या नजर आ रहा है कि फैसला बहुत जल्द आने वाला है? क्योंकि वज़ीर कानून कह चुके हैं कि अगले हफ्ते में फैसला। देखिए अगर इसी तरीके से चलता रहा ना मामला, जैसे आज एतराज़ात रद्द कर दिए बेंच के ऊपर, आथर जजेस को और 5 जजेस को शामिल नहीं करते, तो फिर तो फैसला इसी हफ्ते आएगा। सही। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर पीटीआई को ये लगता है कि उनको ये उनके बुनियादी एतराज़ात बेंच की तश्कील के हवाले से नहीं माने जाते, बेंच से अलग हो जाएं, एतराज़ात कर दें, अदम एतमाद का इजहार कर दें, इस बेंच की कोई हैसियत नहीं रहेगी। ये वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है जिसके पीछे 90% आवाम खड़ी है। यहाँ पार्लियामेंट के अंदर हुकूमत और दीगर सियासी जमातें सारी शामिल थी, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के अंदर एक पीटीआई शामिल नहीं थी, एक पीटीआई। और उसके बाद उस एलामिया का हाल क्या हुआ और उस इजलास की हालत क्या है वो हमारे सामने है। सही, अज़ान शुरू होगी। जी जी, जिस सियासी जमात के पीछे
90% अवाम हो, उसको डरने घबराने की जरूरत ही नहीं है। सीटें आपको पहले भी नहीं दी जा रही। जो प्लान इन्होंने करना है वो करके रखा हुआ है। 26वीं हो, 27वीं हो, 28वीं तरमीम हो, वो इन्होंने करनी है। आपको बंदूक की नोक पे भी करेंगे, पहले भी कर लिया, अब भी कर लेंगे। लेकिन जहां आपका एक बोल्ड स्टैंड लेने का चांस है, वो मौका मेरे ख्याल में जाया नहीं करना। बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब, आपके तजिया का कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो आपको कैसी लगी? इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।